नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज 24 में हम 24 जन वचन लेकर आए हैं। ये बातें आज कही हैं तेजस्वी यादव ने। आपको मालूम है कि अब से कुछ देर पहले राजद कार्यालय में तेजस्वी यादव ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस पीसी में तेजस्वी यादव ने राजद का घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है और जनता से कई वादे और कई सारे कमिटमेंट्स भी कर दिए हैं और साफ साफ कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो ये कमिटमेंट्स पूरे होकर रहेंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसी घोषणा पत्र को आपके लिए डिकोड करने की कोशिश भी करेंगे। तो आज इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत धन्यवाद आपको भी। अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे जो घोषणा पत्र अब से कुछ देर पहले तेजस्वी यादव ने जारी किया है राजद का, उस घोषणा पत्र को आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ मुख्य है इसमें? देखिए, एक तो ये घोषणा पत्र जारी होने के पहले कल एक बड़ा संशय भरा ट्वीट किया था तेजस्वी ने। बिल्कुल जी। कहा है कि कल 9 बजे का हम धमाका करने वाले हैं, खुशखबरी दे देंगे खुशखबरी देने वाले हैं। जी। अब वो सब पूरा मीडिया जो है, अब मैं बताऊं कि मध्य रात तक कुछ लोग मेरे पास फोन आया और सब लोग अपने अपने हिसाब से कि वो खुशखबरी क्या हो सकती है, क्या कोई नीतीश कैबिनेट का मंत्री इस्तीफा दे करके राजद ज्वाइन करेगा, कि कोई केंद्र सरकार का मंत्री जो नाराज क्षुब्ध हैं वो ज्वाइन करेंगे। तरह तरह का अपने अपने ढंग से, क्या पवन सिंह काराकाट से कैंडिडेट होंगे और जो काराकाट सीट अभी माले की मिली है वो सीवान में एक जो होल्ड पर रखा गया है वहाँ की जो 23 सीट बिहार में क्या शफल हो हाँ जाएगी राजद जी। तो चेंज हो जाएगा। 2 सीट झारखंड में, मतलब अभी राजद जो है टोटल 25 सीट के लिए चुनाव लड़ रहा है, 2 झारखंड में और यहाँ। तो तरह तरह से वो खुशखबरी आखिर क्या हो सकती है राजद के लिए। अभी एक घोषणा पत्र तो मैं बात करूंगा ही, इसलिए कि राजद से ही ये बातें जुड़ी है। तो हम चाहते हैं कि हमारे लाइव सिटीज के व्यूअर्स जाने, कुछ तो मीडिया से खबरें भी मिली होगी। कल एक घटनाक्रम भी रहा, तो उनके 2 बड़े नेता, कहिए एक अशफाक करीम जो पार्टी के उपाध्यक्ष थे, राज्यसभा के बहाल तक मेंबर थे, और वो कहा कि भाई लालू जी ने तो हमको कटिहार के लिए भरोसा दिलाया था, वचन दिया था, तो वो टिकट नहीं दिया। वो सलाह दे रहे थे कि निर्दलीय लड़ जाओ। जी जी जी। तो हमने लालू जी सलाह दे रहे हाँ, ऐसा अशफाक चिट्ठी करीम मैंने देखा, जी, चिट्ठी भी अशफाक मैंने करीम देखी, जी। उनका इस्तीफा पत्र में भी उल्लेख किया और कहा कि तब फिर हम अररिया क्यों नहीं लड़ेंगे। अररिया का तात्पर्य ये है कि अररिया में तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे को टिकट दिया है, तो बड़ा बेटा जो सरफराज आलम है वो विद्रोह कर दिए हैं, रो रहे थे रो काफी रहे दिनों थे। से और मुद्दे उन्होंने पे। जो बातें की लालू प्रसाद पर, तेजस्वी पर निशाना साधा और कहा कि परिवार के अलावा टिकट बेचा गया है, ये सब तरह का आरोप। तो इसको एक झट्टा, उधर तेजस्वी कल नवादा गए थे और वहाँ उनके 2 विधायक उनके मंच पर नहीं आए और वो खुले तौर पर वो निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव, उनके समर्थन में खुले तौर पर वो घूम रहे हैं। हिना साहब का हाल आप जान ही रहे हैं कि वो अलग बागी और विद्रोही बन बैठी हैं। इन सब के बीच में आज घोषणा पत्र हाँ, जारी हुआ। चुनाव अभी रोज वो चुनाव यात्रा पर जा रहे हैं रोज। तेजस्वी मुकेश सहनी के साथ जाने के पहले आज उन्होंने कहा कि खुशखबरी देंगे, तो मीडिया लोग पहुंच गए क्या क्या खुशखबरी मिलने वाली है। तो राजद ने चुनाव घोषणा पत्र लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया और इसको परिवर्तन पत्र कहा है। और उस घोषणा पत्र में कुछ तो बिहार से मुतल्लिक है। अगर राजद तो क्षेत्रीय पार्टी है ना, बिहार की पार्टी है, और बिहार में फिर कुछ अपनी उसकी शक्ति भी है। 90 से जब से लालू प्रसाद यहाँ मुख्यमंत्री बने तब से अब सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, राजनीति की एक धुरी है। बिहार में इस चुनाव में 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में राजद को शून्य से शिखर पर जाने का मौका मिला है। पिछले चुनाव में तो कोई एक सीट नहीं मिली थी। तो इस सब ध्यान में रखकर एक कैंडिडेट के सिलेक्शन में फिर जो उसका एम्बाई समीकरण है यादव मुस्लिम का, उसको विस्तार देने की कोशिश की। उसमें कुछ कहीं मैं देख रहा हूँ कि कोई यादव में भी और मुसलमानों में भी एक असंतोष है कि मेरी 18% बिहार में आबादी है और आबादी और हिस्सेदारी की बात सिर्फ की जाती है, सिर्फ 2 सीटें दी गई हैं।
तो अब इस सब के बीच में आज जो तेजस्वी ने घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें खासकर युवकों को उम्मीद जगाई है। जी। किसानों का भी के लिए भी वादा किया है, हम्म। महिलाओं के लिए भी वादा किया है। हम्म। तो हर चुनाव में जब भी आता है तो पार्टियां एक लोक लुभावन वायदे करती है, घोषणा करती है, और फिर बिल्कुल। जनता का अब ये जनता मालिक है। हम्म। अदालत में तो ये वायदे पत्र चले गए, हम जी लोगों जी ने जी। परोस दिया। हम्म। अब वो जनता कितना भरोसा करेगी? हम्म। तेजस्वी का कहना है कि 17 महीने में हमने एक नौकरी की गारंटी दी थी, हम्म। और हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो मेरा वायदा था, जी। 17 महीने में वो 5 लाख नौकरी दी। हम्म। उसका श्रेय तेजस्वी खुद लेते हैं। बिल्कुल जी। इसके चलते कहीं न कहीं मुख्यमंत्री में भी तिलमिलाहट है कि भाई मुख्यमंत्री हम्म। मैं हूँ, सरकार हमारी है, तो और तेजस्वी क्रेडिट क्यों ले क्रेडिट रहे ले हैं? रहे हैं। जी। तो आप देखते होंगे कि हर चुनावी सभाओं में मुख्यमंत्री इसको बड़ा ही जोर डाल रहे हैं कि आप भूलिएगा नहीं, और इस तरह की क्या-क्या कुछ कहते हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल जी। एक अलग बात है। अब आज तेजस्वी ने कहा कि हम मेरी सत्ता आती है, मतलब केंद्र में यदि मोर्चा की सरकार बनती है तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें उनका कहना है कि 30 लाख विभिन्न मंत्रालयों में हम्म। पद खाली हैं अभी, तो वो पद तो भरेंगे ही, और 15 अगस्त से ही ये नियुक्ति की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और 70 लाख नए पद हम सृजित करेंगे। और 1 करोड़ नौकरी का जो वादा है आज पूरे देश के लिए, सचमुच शिक्षित बेरोजगारों के लिए नौकरी और रोजगार तो एक अहम मुद्दा है। बहुत अहम जी मुद्दा जी है। जी। और और इसका जलवा हमने 2020 विधानसभा चुनाव में देख लिया था। देख लिया है आपने। और ये बात भी सही है कि अभी पिछले दिनों बिहार में तो नौकरी की बहार रही। 2 लाख से अधिक सरकारी में शिक्षक बहाल किए गए हैं, बीपीएससी ने बहाल किया, फिर लगभग 80,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रियाधीन है। तो कुल मिलाकर बिहार ने एक भरोसा दिलाया कि मतलब कुल मिलाकर 5 लाख नौकरी दी जा सकती है, यदि जो शासक दल है, यदि उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो नौकरी दी जा सकती है। ये भूलना नहीं चाहिए कि तेजस्वी ने जब नौकरी देने की उनका वादा किया था, जब वो विपक्ष में थे, तो तत्कालीन सरकार में तब मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, और भाजपा भी सत्ता में सभी मजाक उड़ाया जाता था। बिल्कुल, कहाँ से लाएगा? कहाँ से वेतन आएगा, कहाँ से लाएगा? लेकिन आज तेजस्वी ने, ये मैं मानता हूँ, एक प्रमुख चुनावी वायदा है, और ये मच अपीलिंग है। हाँ, दूसरा वायदा किया है किसानों के लिए कि हम 10 फसल की न्यूनतम गारंटी देंगे कानूनन। तो सचमुच में किसान तो एक यहाँ जो अब तक एक संगठित नहीं रहे, हालांकि वो प्रधानमंत्री ने भी इसको एक प्रमुख मुद्दा बनाया, न सिर्फ बनाया है बल्कि अभी किसानों के खाते में जो हर साल 6,000 रुपये जा रहे हैं, तो अब किसान को एड्रेस करने के लिए एक प्रमुख वादा मैं मानता हूँ। गरीब महिला परिवार को ये बड़ा मुद्दा है। वो एक मुद्दा कहा है कि भाई हम हर गरीब परिवार में महिलाओं को 1-1 लाख रुपया हर साल देंगे। तो जरा समझिए कि ये तो सचमुच बहुत ही लोक लुभावन है। यहाँ बिहार सरकार ने, अभी नीतीश कुमार ने जो जातीय गणना कराई और कहा कि ऐसे 94 लाख परिवार हैं, उस सबको हम 2-2 लाख रुपया देंगे। अब ये घोषणा महिलाओं को हाँ, 1-1 लाख देंगे, बिल्कुल हर साल देंगे। तो सचमुच ये मुद्दा भी लोक लुभावन मुद्दा है। अब फिर उसके बाद मैं देख रहा था कि 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। बिल्कुल बिल्कुल 500 में आप बिहार की बात करें तो बिहार में बिजली महंगी है, बिजली की दर महंगी है, और यही कारण है कि फ्री बिजली और फ्री पेयजल, ये 2 प्रमुख मुद्दा से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सत्ता में आ गए। तो ये मुद्दा तो सचमुच सबको अपील करने वाला है। फिर वो अभी गैस सिलेंडर की कीमत 1100 हो गया। अब कभी था, अब तो बीते जमाने की बात हुई। अब उसको आज तेजस्वी ने कहा है ये घर घर, ये ईंधन का जो घर, इसी से अब आजकल तो किसके घर में नहीं है, खास शहरी आबादी। अब वो 500 में सिलेंडर देने का वादा किया गया है, मतलब कहाँ 1500 1200 और वहाँ अब तो ये खासकर गृहिणियों के लिए तो ये बड़ा अपीलिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मुद्दा ये मैं देखा। फिर अब कुछ बिहार के मुतल्लिब भी कहा है कि बिहार के लिए हम विशेष पैकेज देंगे, और 1,60,000 करोड़ देंगे, और जो बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, उस 40 लोकसभा क्षेत्रों में 4,000 करोड़, माने 4,000 करोड़ प्रति लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से दिए जाएंगे। हाँ, विकास के लिए। तो बिहार के लिए बात सही है कि बिहार हम अभी भी विकास में हम बहुत पिछड़े हैं,
और बिहार को यदि कोई छलांग लगानी है तो विशेष संसाधन जुटाने होंगे। अब एक सवाल होगा कि संसाधन आएंगे कहाँ से, लेकिन जनता को तो ये अपील करने वाला मुद्दा है। कुल मिलाजुलाकर मैं मानता हूँ कि आज जो चुनाव घोषणा पत्र है, जिसमें एक और बड़ी प्रमुख बात कह दी कि अग्निवीर योजना जो सैनिकों में बहाली के लिए, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 4 साल हो गए अब उसमें, और वो एक नई योजना की कि अब देखिए उसमें स्थायी नौकरी नहीं है। जब अग्निवीर बहाल होता है उसमें कुछ लोग रखे मतलब जाएंगे। जो बीजेपी ने जो योजना शुरू की थी वो तुरंत अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम उस पर रोक लगा देंगे। स्क्रैप कर देंगे, इस योजना को स्क्रैप कर देंगे और पहले की नियुक्ति जैसे हो रही थी वैसे लागू करेंगे। एक सबसे बड़ा एक और मैं देख रहा था अभी, जो वर्किंग क्लास है उसके लिए ओल्ड एज पेंशन, नहीं ओल्ड पेंशन स्कीम्स। अब अभी उसमें सब कुछ आज जो नौकरी करने वाला है उस तो नौकरी तक में तो करता है तो एक बात होती है, एक निश्चित आय का स्रोत मिलता है, लेकिन जब वो वृद्ध हो जाता है तो उसको सचमुच सहायता की जरूरत है। और जो अभी ये योजना लागू की, अटल जी के समय में ये योजना लागू हुई थी, कर्मचारी इसको एक छला महसूस करते हैं। अब एक नीति लेकर आ गई तो आज जो ये वादा किया है, मैं देखता हूँ कि पूरे देश भर में ये मांग हो रही है, हर राज्यों से 3-4 राज्यों में लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम तो ये सचमुच में ये एक अपीलिंग है। बिल्कुल। और एक और बड़ी बात जो तेजस्वी यादव ने कही, 5 जगहों पर कनेक्टिविटी अच्छी करने के लिए एयरपोर्ट भी हाँ बिहार में तो में। बिल्कुल भी तो एक योजना है बिहार से मुतालिक, और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें की है। तो अच्छा, एक-एक करके हम सब पर आएंगे अरुण जी, लेकिन सबसे पहले हम शुरू करेंगे नौकरी से। तेजस्वी यादव ने तो वादा कर दिया है कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था और उसमें कांग्रेस ने वादा किया था कि हम 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे। यानी कि एक तरफ 30 लाख सरकारी नौकरी का वादा हुआ है और एक तरफ 1 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा हुआ है। यानी कि कांग्रेस और राजद के बीच ही इसको लेकर मतभेद दिख रहा है। जनता तो कंफ्यूज हो जाएगी अरुण जी कि किसके वादे पर भरोसा करें। आखिर कांग्रेस की अगुवाई में न राजद चुनाव लड़ रहा है, यहाँ तो वो 25 सीट की लड़ रहा है। देश में यदि सत्ता मिलेगी तो कांग्रेस की अगुवाई में मिलनी है। तो कांग्रेस ने 30 लाख वो जो खाली पद है वो भरने की बात की थी, और ये 1 करोड़ कहा कि 70 लाख और नया पद हम सृजित करेंगे। तो आप कहिए कि इस मुद्दे पर राजद ने एक और बड़ी लकीर खींच दी है, कांग्रेस से आगे निकल गई। हाँ, ये वादा करने में तो कांग्रेस को भी पीछे राजद ने छोड़ दिया। आप इसको पछाड़ दिया, हाँ, फिर से एक बार गेम खेल दिया कांग्रेस के साथ। इसके बाद फिर आपने देखा बिहार में वो अभी जो 75% आरक्षण हुआ, जातीय सर्वे जो हुआ है बिहार में, पहली बार आजादी के बाद किसी स्टेट में हुआ। 500 करोड़ रुपए खर्च करके नीतीश गवर्नमेंट ने ये इसको कराया, इसमें राजद भी सत्ता में सहभागी है। और इस मुद्दे को राहुल गांधी ने भी रोक लिया, कांग्रेस ने इसको कहा कि हम सत्ता में आएंगे। आज फिर उसको दोहराया है कि भाई मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी अभी सिर्फ सरकारी नौकरी बची रह गई। हाँ 27% आरक्षण हुआ, वो क्या है कि बिहार के ही तर्ज पर पूरे देश में 75% आरक्षण लागू होगा और फिर हम पूरे देश में जातीय सर्वे कराएंगे। देखिए जातीय सर्वे तो होना है, वो तो तय है। अभी जो संसद और लोकसभाओं में महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण का कानून लागू न हो गया है, अब सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी नया परिसीमन आयोग बनेगा और जातीय सर्वेक्षण भी होना है, उसके बगैर कैसे होगा। उसके बाद केंद्र सरकार ने ही, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने बिहार की तरह पिछड़ों में 2 कैटेगरी बनाने की बात थी, पिछड़ा अति पिछड़ा। तो जो उसके लिए भी जो कमीशन बना था, उस कमीशन ने भी सिफारिश कर रखी थी कि आप पहले जातीय सर्वेक्षण कराइए। तो मुझे लगता है कि चुनाव के बाद सरकार चाहे जो किसी की हो, नरेंद्र मोदी की सरकार हो या फिर किसी की सरकार आए, तो वो जातीय सर्वे भी होना है। अच्छा, हम इस पर भी ठीक है, हम इस पर भी आएंगे कि आज तेजस्वी यादव ने उस पीसी में एक और बड़ी बात कह दी, साफ साफ कह दिया कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस काम को अधूरा छोड़ दिया था, भतीजे तेजस्वी यादव ने कमान संभाल ली है। साफ कहा है कि उस अधूरे काम को अब मैं पूरा देखिए नीतीश कुमार ने भी इसको एक मुद्दा बनाया था जी। तो जदयू का मुद्दा था, आपको याद होगा, ये हस्ताक्षर अभियान क्या कुछ किया। और जब चुनाव नजदीक आते हैं और नीतीश कुमार जब सत्ता से बीजेपी से अलग होते हैं ना, तो ये मुद्दा ज्यादा उछालने लगते हैं। और जब सत्ता में सब कहाँ भूल जाते हैं, विशेष राज्य का दर्जा की चर्चा भी हो रही है क्या। तो आज फिर इसको भी
तेजस्वी ने इसको रोका है और कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। उसी में मैंने कहा कि 1,60,000 करोड़ का पैकेज होगा और हर लोकसभा क्षेत्र के लिए 4-4 हजार करोड़ की विशेष योजना लागू होगी। उसी संदर्भ में वो बातें थी। अब ये कहेंगे कि नीतीश कुमार ने जिसको अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया है, फिर एक बार राजद ने उसको अपने चुनावी घोषणा पत्र के जरिए वादा किया है और वो अपना लक्ष्य और अपनी कार्य योजना बताई है। मतलब कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इशारे इशारे में खूब लपेट लिया है। देखिए, अभी तो यहाँ लड़ाई जो है यही ना है बिटवीन लपेटा लपेटी वाली बात हाँ है। आरजेडी और अब देखिए रोज अभी नीतीश कुमार जी कहीं जा रहे हैं तो सभा में कह रहे हैं कि भाई आप वो लालू राबड़ी राज को मत भूलिएगा, वो जंगल राज को नहीं भूलिएगा, विकासहीनता थी नहीं भूलिएगा। और फिर अभी नई पीढ़ी आ गई है ना, अब वो याद करते हैं, याद दिलाते हैं कि देखिए नई पीढ़ी को भी याद दिलाइए क्या था बिहार में। तो तेजस्वी ने भरसक अपने काम से एक बार है कि इस बार तेजस्वी की रणनीति थोड़ी बदली है। परिवर्तन लिखा भी है कि परिवर्तन पत्र है और उस मुद्दे पर आधारित वो कोशिश कर रहे हैं कि एजेंडा हम दें। और सरकार तो नौकरी वाला एजेंडा तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को हर सभाओं में ये कहना पड़ रहा है ये नौकरी हमने दी और ये देखिए श्रेय ये ले रहे हैं। तो इस तरह से अभी तेजस्वी ने आज अपने चुनावी वायदे से इन मुद्दों को आगे रख करके जो परिवर्तन पत्र कहा है, बिहार में अब वो देखना होगा कि जो 2019 के चुनाव में जो एनडीए 39 सीटें जीता था 40 में, इस बार वो किस हद 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। उसमें अब राजद जो है कांग्रेस कितनी सेंधमारी और कितनी सेंधमारी करता है ये अब देखना होगा। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव ने 2 तारीखों का जिक्र किया अरुण जी, और साफ साफ कह दिया है कि ये जो 2 तारीखें हैं इसको आप सेव कर लीजिए कहीं पर। ये 2 तारीखें क्या है, इसका क्या माजरा है? नहीं, 2 तारीख तो एक तो 4 जून रिजल्ट होगा, फिर अब काम का शुरू 15 अगस्त से ही। एक 15 अगस्त की तारीख है और एक रक्षाबंधन की बात अब महिलाओं के लिए कह दिया है ना कि महिलाओं के लिए जो हम 1-1 लाख रुपया जो गरीब परिवार है महिलाओं को देंगे। तो इसलिए मैंने आपसे प्रारंभ में कहा कि इस घोषणा पत्र के जरिए यूथ बिहार देश में यूथ मतदाताओं की संख्या आज 60% है, उसको एड्रेस किया है। और उनको पहले क्या चाहिए, एक और बात कही है जो बड़ा महत्वपूर्ण वो कहना उल्लेख करना चाहिए कि इसमें जो आप पूछेंगे कि वो कहा है कि अभी राइट टू एजुकेशन जैसे लागू है, राइट टू हेल्थ हम लागू करेंगे। मतलब देश के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता, चिकित्सा की चिंता सरकार करेगी और सबको फ्री इलाज होगा, दवा सुलभ होगी, जांच होगी। ये सचमुच बड़ा मुद्दा है, ये भी बड़ा लोक लुभावन है। भाई आप किसके घर में बीमारी नहीं होती है। अब सरकार यदि जैसे अभी कई देशों में है ये कि वहाँ बिल्कुल हेल्थ राइट टू हेल्थ है और वहाँ सरकार चिंता करती है। तो भारत में तो अभी आयुष्मान योजना जिसके तहत नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने किया है आयुष्मान भारत, लेकिन यदि इसको एक्सपेंड करके सभी 142 करोड़ की आबादी वाले देश में सचमुच में चिंता करनी चाहिए। अब उसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में एक सचमुच एक क्रांतिकारी बड़ा पासा फेंक दिया है तेजस्वी यादव ने। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे अरुण जी कि घोषणा पत्र में क्या कुछ बातें थी ये तो हमने जनता को बता दिया है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कमियां हैं इसमें जहां पर पछड़ गए हैं तेजस्वी यादव? नहीं, देखिए अभी एक तो मैं देख रहा था अभी कुछ तो बिहार सेंट्रिक है और केंद्र में आएंगे तो केंद्र का एजेंडा जो कुछ केंद्र के लिए उन्होंने जो सारी बातें की है। अब देखिए सबसे बड़ा बिहार में अस्थायी रूप से एक है कि बाढ़ एक हमारी बड़ी समस्या है। रोजगार सुलभ होने के लिए, रोजगार सुलभ करने के लिए, यहाँ स्वरोजगार के लिए, नौकरी के लिए कोई एक रोड मैप होना चाहिए। मुझे लगा कि बिहार की आखिर तस्वीर सिर्फ वायदे से नहीं बदलने वाला है। यू कम विथ रोड मैप, आपके पास कार्य योजना भी होनी चाहिए। तो वो उसका भी है। कुछ तो ज्वलंत समस्या है जैसे कि आप रोजगार की बात करते हैं, बिहार मजदूर सप्लाइंग स्टेट है। आपने देखा है कोरोना काल में 50 लाख से अधिक मजदूर किस तरह से सितम। तो एक रोड मैप होना चाहिए। तो तस्वीरें कैसे कोई कैसे भूल सकता है। तो इसके लिए एक रोड मैप चाहिए, वो काम चाहिए हर जिलों में। ये रोजगार के लिए अभी आप स्किल्ड करने की योजना, मजदूर कैसे स्किल्ड बने, ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसको क्यों भूल गए आप? कहाँ, इसका तो उल्लेख मैंने नहीं देखा।
तो वो आपको करना पड़ेगा ही बाढ़ करना से कैसे हम लोग निजात पाए इसका भी हाँ, उल्लेख नहीं है। शिक्षा के लिए आज अच्छी शिक्षा के लिए पलायन होता है। आपने देखा हम्म, कि बिहार में अभी जो एकेडमिक सेशन को रेगुलर करने के लिए परीक्षाएं विलंब से हो रही है, राजभवन में और शिक्षा विभाग में टनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इन मुद्दों को एड्रेस करना चाहिए। हम्म, बिहार में जो कार्यरत शिक्षक हैं अभी 4 लाख लगभग जो हम्म, नियोजित शिक्षक हैं उनकी एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल अब उनका पूरा फेट हैंग है अभी आप उनकी परीक्षा ले रहे हैं वहाँ तक तो ठीक था, ये सक्षमता ले रहे हैं। अब सब नियोजित शिक्षकों की। हाँ, जी। अनिवार्य ट्रांसफर कर रही मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि तेजस्वी जब सत्ता में नहीं थे तो बहुत भरोसा दिलाए थे इन लोगों के लिए। कि अब इनको क्यों भूल गए आप? हाँ, ये भूल गए ये सवाल जी, उठता है ना। बिल्कुल उठता है। तो आज जो आप चुनाव में जा रहे हैं तो ये अपेक्षा करती है जनता। बिल्कुल 24 में जब आप 24 जन वचन लेकर आए हैं तो शिक्षक भी पूछेंगे और बाकी ये लोग भी अब पूछेंगे कि देखिए हमें वो सारे लोगों का अभी एक डोमिसाइल नीति है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब बिहार अभी कहीं नौकरी के लिए बिहार का जो लड़का है कहीं परीक्षा हो हजारों की संख्या में लोग जाते हैं। वो सुलभ हो यदि बिहार में तो डोमिसाइल नीति जो लागू हो यदि आप बिहार में 10 लाख नौकरी देनी है तो बिहारियों को भी आप देखिए डोमिसाइल नीति नहीं रहे। ये कहीं न कहीं ये कानूनन जो है कि नौकरी से आप किसी को धर्म, जाति, क्षेत्र के हिसाब से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो हमारी समस्या तो अपनी है ना, तो उसके लिए तो कहीं सोचनी होगी। डोमिसाइल नीति भी एक मुद्दा है। जब सत्ता में थे तो ये बात कहते थे तेजस्वी, नहीं थे तो। अब सत्ता में आए तो डोमिसाइल नीति के लिए सड़क पर विरोध होता रहा, कोई नोटिस लेकिन तब चुप्पी साध ली। हाँ, सम्राट चौधरी ने भी कहा था जी, डोमिसाइल जी, नीति जी। पर। अब उन्होंने भी चुप्पी चुप्पी साध साध ली ली तो अजीब सी तो इन चीज़ों को हाँ। जो लोगों को टच करता है ना इन चीज़ों को एड्रेस होना चाहिए था मुझे लगता है। और सबसे बड़ा रोजगार फिर मैं बात वही कहूँगा ठीक है। कि रोजगार एक मुद्दा होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर कुछ रहना चाहिए आज ठीक है। अब वो न्यायिक प्रक्रिया में तेजी अच्छा आनी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मेरा आखिरी सवाल होगा ये अरुण जी, कि क्या इस घोषणा पत्र को देखने के बाद एनडीए की टेंशन बढ़ सकती है? नहीं, निश्चित रूप से अभी तो मैंने आपसे यही कहा जी। कि ये जो 40 सीट सभी 40 सीट जीतने का जो अभी दम है या दावा है एनडीए का जी। तो कहीं न कहीं ये घोषणा पत्र तो अपीलिंग आखिर एम बाई अति पिछड़ा कुशवाहा जाति का विस्तार दे करके और इस तरह से लोक लुभावन जो वायदे किए गए हैं तो कहीं न कहीं वो तो जनता उस पर तो भरोसा करेगी ऐसा इसी उम्मीद से ना राजद ने ये भरोसा है। अब रिजल्ट आने दीजिए अभी हम इस पर अच्छा बीजेपी ने अब तक अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी का भी घोषणा पत्र आने ही वाला है और तो अभी कहीं इंतजार तो नहीं था कि पहले महागठबंधन वाले कर दें नहीं 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 ये इंतजार नहीं था। आपको याद होगा संसद का जो लास्ट सत्र हुआ था उसमें प्रधानमंत्री ने अपना आने वाले 5 साल के लिए एजेंडा तो पहले घोषणा कर चुके हैं और अभी तो हर सभा में कह रहे हैं ना कि 10 साल तो हमारा ये अभी तो जो कुछ किया है ये ट्रेलर है। बिल्कुल ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। पिक्चर बाकी है तो जो पिक्चर वो दिखाएंगे तो उसमें सबसे बड़ा उनका वही है पहले भ्रष्टाचार कि भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना फिर हर सबको यहाँ वो तो कह रहे हैं कि फ्री बिजली हर घर घर को मिले वो अब सौर ऊर्जा पर जोर होगा तो कई योजनाएं हैं लेकिन बात आपने ठीक ही कहा कि भाजपा के उस तीसरे कार्यकाल की बात यदि भाजपा कर रही है कि 400 से पार फिर मोदी सरकार तो अब बीजेपी के भी घोषणा पत्र का तो इंतजार है करना होगा। तो अब देखना होगा कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ लेकर आती है, तब भी हम लोग तफसील से चर्चा करेंगे। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।